गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ से भी आप इसको देख रहे हो। तो आज सैटरडे है और द वीक दैट वाज में हम लोग 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक मार्केट में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ, फिर हम लोग बात करेंगे कि ये क्यों हुआ, फिर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग इस हफ्ते में मार्केट को कैसे टैकल कर सकते थे, हमने कैसे टैकल किया या फिर कैसे और अच्छे तरह से हम लोग मार्केट को टैकल कर सकते थे, और फिर हम लोग आने वाले हफ्ते के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते में मार्केट में जो डाउनफॉल चल रहा था पिछले कुछ हफ्तों से वो कंटिन्यू रहा। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मार्केट में काफ़ी हद तक बहुत तेज़ फॉल आया इस हफ्ते में। निफ्टी 500 या फिर जो ब्रॉडर मार्केट जिसको कहते हैं, ये सब नेगेटिव थे। मिड कैप में भी अच्छी खासी नेगेटिव मूवमेंट थी, स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी नेगेटिव मूवमेंट थी। इस डेटा के बाद आपको एक चीज़ दिख रही होगी, निफ्टी जितना गिरा है उससे ज़्यादा निफ्टी 500 गिरा है, उससे ज़्यादा निफ्टी मिड कैप गिरा है और उससे ज़्यादा निफ्टी स्मॉल कैप गिरा है। तो ये जो मूवमेंट में चेंज होता है या फिर मूवमेंट की तरीके में चेंज है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी जब बढ़ेगा तो स्मॉल कैप, मिड कैप ये ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे, बढ़ने में भी और घटने में भी। तो आप जब बाय सेल करते हो तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके निफ्टी मिड कैप या फिर स्मॉल कैप वाले शेयर जो है वो जितनी तेज़ी से बढ़ेंगे उतनी ही तेज़ी से शायद घटेंगे भी। तो नेगेटिव था। तो चार्ट में अगर हम लोग इसको देखते हैं तो चार्ट भी, ये निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया है तो ये बड़ा सा रेड कैंडल है। इसको अगर डेली चार्ट में चले जाते हैं तो डेली चार्ट में ये है मंडे का डेटा, और फिर कंटिन्यूस फॉल है। एक बीच में वेडनेसडे को थोड़ा सा ऐसे लगा था कि कुछ उम्मीद है, बट फ्राइडे को ये जो चल रहा था 2 दिनों से वो फ्राइडे को फेल हो गया और प्राइस और भी ज़्यादा नीचे चली गई। तो ये तो निफ्टी में था। निफ्टी मिड कैप या फिर निफ्टी, पहले 500 को देख लेते हैं हम लोग। तो निफ्टी 500 में भी यही सेम चीज़ आपको दिखाई देगी। सेम चीज़ आपको मिड कैप में भी दिखाई देगी और यही सेम चीज़ आपको फिर स्मॉल कैप में भी दिखाई देगी। तो स्मॉल कैप ने या फिर मिड कैप ने जो थोड़े से रिवर्सल के सिग्नल्स दिए थे 1-2 हफ्ते पहले, वो सारे सिग्नल्स एक ही हफ्ते में उन्होंने पूरी तरह से निगेट कर दिए और वापस एक बार डाउन मूवमेंट चालू हो गया। तो स्मॉल कैप मिड कैप, स्मॉल कैप खास करके रेंज में था, तो अब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप को अगर हम लोग देखते हैं तो मिड कैप में क्या हुआ था, तो मिड कैप में सेम चीज़ थी। तो थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश हो रही थी, तो अभी पिछले हफ्ते में वो भी निगेट हो गया। अगर हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में क्या हुआ, तो निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा फॉल है। मतलब ये कंटिन्यूस आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े कैंडल्स है, तो निफ्टी में अब ज़्यादा फॉल होने लग गया है। निफ्टी 500 में सेम केस है, निफ्टी की तरह ही है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो थोड़ी बहुत उम्मीद जग रही थी, वो इस हफ्ते में थोड़ी सी निराशा हुई और प्राइस नीचे आ गए। स्टॉक्स के, इंडिविजुअल स्टॉक्स के भी और इंडेक्स लेवल पे भी काफ़ी मारामारी इस हफ्ते में थी। तो अब ये नेगेटिव क्यों था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नेगेटिव तो था, आप सबने एक्सपीरियंस तो पक्का ही किया होगा
कि अगर आप इक्विटी में बाय सेल कर रहे हो तो ख़ास करके इसका असर आप पे पड़ने वाला है। एफ&ओ वालों ने तो शॉर्ट सेलिंग करके पक्का कुछ पैसे कमाने की कोशिश की होगी इस हफ्ते में। तो इक्विटी वालों के पास ये तरीका अवेलेबल नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। तो उनको बाय करके सेल करना है, तो उनको उनके लिए ख़ास करके ये सेशंस है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उनका बेसिक व्यू है कि हम लोग बाय करेंगे, प्राइस बढ़ेगी, फिर हम लोग सेल करेंगे। अब ये क्यों हुआ? तो कुछ चीज़ें हैं। अब मज़े की बात ये है कि बाद में हम लोग बहुत आसानी से बात कर सकते हैं कि ये सब क्यों हुआ। When something happens, it is very easy to tell the reasons or find out the reasons afterwards, but फिर भी उसका यूज़ तो होता है। तो क्या रीज़न्स है? तो नेगेटिव मार्केट ट्रेंड था, तो ट्रेंड नेगेटिव था। आप टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव करते हो नहीं करते हो, बट एक तो चीज़ हमेशा रहती है कि मार्केट में कंटिन्यूटी होती है। तो अगर मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव है तो ये ट्रेंड नेगेटिव ही रहेगा। तो उस हफ्ते में इस हफ्ते में इसका आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल आया कि ट्रेंड नेगेटिव था। तो ट्रेंड नेगेटिव ही कंटिन्यू हुआ, कोई ख़ास रिवर्सल के सिग्नल्स दिखे नहीं। फिर कुछ रिजल्ट्स, बहुत स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स नहीं आए। कुछ एवरेज रिजल्ट्स आए, कुछ ठीक ठाक रिजल्ट्स आए, कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स आए। ऐसा नहीं है कि बहुत सब रिजल्ट्स बहुत ख़राब थे, बट कोई ऐसा ब्लॉकबस्टर रिजल्ट इस हफ्ते में आया नहीं। फिर क्या हुआ? एफ की सेलिंग कंटिन्यू हो रही है, सेंटिमेंट्स वीक है, और कोई ख़ास पॉजिटिव ट्रिगर अभी है नहीं। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स अभी कुछ है नहीं। तो जैसे अभी अगला पॉजिटिव ट्रिगर क्या आएगा? तो अगला पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है, आपको अमेरिका के इलेक्शन से आ सकता है। वहाँ पे उस रिज़ल्ट्स का रिएक्शन जो मार्केट में आएगा, वहाँ के मार्केट में आएगा, वो अगर पॉज़िटिव हुआ तो एक पॉज़िटिव ट्रिगर आता है। अगला पॉज़िटिव ट्रिगर और कहाँ से आ सकता है? तो अगले महीने में कुछ स्टेट इलेक्शंस है, महाराष्ट्र का इलेक्शन है, उसके बाद और भी 1-2 स्टेट्स के इलेक्शन आएँगे। तो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स कुछ ट्रिगर्स लेके आएँगे। फिर अगला बड़ा ट्रिगर आएगा जो है बजट का। तो बजट तो वैसे जुलाई में हुआ था, बट वो इलेक्शन का ईयर था। ये वाला लोकसभा इलेक्शन का ईयर था, उसमें 2 बजट होते हैं हमेशा। फ़रवरी में जो वोट ऑफ अकाउंट होता है, और फिर जुलाई में मेन बजट होता है। तो जुलाई वाला आया, तो अभी तुरंत फ़रवरी में भी अगला बजट आएगा 1 फ़रवरी को, तो वो एक ट्रिगर आ सकता है। बाकी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव ट्रिगर्स है नहीं, सीज़नल ट्रिगर्स होते हैं। तो जैसे लोग खरीदते हैं, तो उस खरीदने के बेसिस पे जिन प्रोडक्ट्स को लोग खरीद रहे हैं, उन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आ सकते हैं, वो सारे ट्रिगर्स होते हैं। बट ऐसे कोई ख़ास आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिगर अभी फ़िलहाल मार्केट के लिए है नहीं। सेंटिमेंट्स वीक है। अब क्या हो रहा है? पिछले कुछ सालों से नोटिस किया होगा आपने कि जब भी फॉल आता था, तो तुरंत 2-3 दिन बाद मार्केट रिकवर हो जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता भर चलता था, और फिर उसके बाद मार्केट तुरंत रिकवर हो जाता था। अब इस बार क्या हुआ है कि इस बार थोड़ा-सा ज़्यादा चल गया। 3 हफ्तों से फ़िलहाल हम लोग नेगेटिव चल रहे हैं। तो जो लोग 2020 के बाद से मार्केट में आए हैं, उनको इस चीज़ की अभी तक आदत नहीं है। तो ये तो होता है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, और ऐसा नहीं है कि आखिरी बार होने वाला है। बट लोगों को अभी आदत नहीं है, लोग भूल गए हैं। लोगों को लगता है कि मार्केट वन वे स्ट्रीट है, कि आप खरीदो, 2-3 दिन नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर चला जाएगा। अब ये इससे क्या हो गया, सेंटिमेंट्स वीक हो जाते हैं, तो लोग डरने लगते हैं कि यार जो प्रॉफ़िट दिख रहा था, अब वो प्रॉफ़िट दिख नहीं रहा है। हम लोग जो बाय कर रहे हैं उसमें प्रॉफ़िट हो नहीं रहा है, तो ये हो क्या रहा है? तो अब क्या होता है कि मार्केट नीचे जाता है तो बाइंग इतनी होती नहीं है। अ, तो हम लोग रिटेल की बाइंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग डेटा देखते हैं, अब हम लोग एक इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एफआईआईज़ की बाइंग के बारे में बात करेंगे, है ना? तो ये जो एफआईआई, डीआईआई वाले सब लोग हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एफआईआई डेटा,
इस महीने का अब तक का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो ये जी, तो इस वक्त का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो ये लगभग नेगेटिव है थोड़ा सा। 1 लाख करोड़ का सेलिंग हो चुका है एफआईआईएस की तरफ से और 97,000 करोड़ का सेलिंग बाइंग हो चुका है डीआईएस की तरफ से। तो हल्का सा नेगेटिव है, बट ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो है नहीं। मतलब डीआईएस बाइंग कर रहे हैं। अब ये डीआईएस कौन है? तो म्यूचुअल फंड वाले हैं खास करके। तो ये लोग बाय कर रहे हैं क्योंकि एसआईपीस तो चल ही रहे हैं, तो उनको बाय करना ही है, तो बाय कर रहे हैं। एफआईआईएस ने बहुत ज़ोरों से बाइंग सेलिंग की है। तो ये आपको डे टू डे बेसिस पे भी आप डेटा देख सकते हो कि ज़्यादातर एफआईआईएस का सेलिंग ही ज़्यादा है। किसी इक्का दुक्का दिन डीआईएस का बाइंग हुआ है, बाकी एफआईआईएस का सेलिंग ही ज़्यादा है। तो अब इसमें से क्या दिखता है आपको? तो सेलिंग तो हो रहा है, एफआईआईएस तो सेलिंग तो कर रहे हैं, है ना? डीआईएस साथ में बाइंग भी कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो रिटेल ट्रेडर्स है या रिटेल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स है, जो पिछले कुछ सालों से बहुत धूम मचा रहे थे, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाता था तो तुरंत खरीद लेते थे, तो ये लोग फिलहाल एब्सेंट है या फिर थोड़े से कम हो गए। वो लोग सोच रहे हैं कि यार क्या है, मतलब वो इधर आजू बाजू में देख रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसा भी होता है कि मार्केट में तो वो लोग बाजू में बैठे हुए हैं, तो बाइंग वहाँ से नहीं हो रही है। और फिर उनमें से फिर कुछ लोग अगर कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने उनको काफ़ी पैसे कमा के दिए हैं और अब वो बढ़ नहीं रहे हैं या फिर पिछले कुछ हफ्तों से नीचे आ रहे हैं, तो उसमें सेलिंग होगी। फेस्टिवल रिलेटेड सेलिंग होती है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि फेस्टिवल रिलेटेड सेलिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट में कमाया हुआ पैसा लोग फेस्टिवल सीज़न में चीज़ें खरीदने के लिए यूज़ भी करते होंगे, तो उससे रिलेटेड भी सेलिंग होती है। तो अगले हफ्ते में दिवाली है, तो उससे रिलेटेड सेलिंग हो सकती है। तो बाइंग कम हो गई है, तो सेंटिमेंट्स वीक हो गए हैं, बाइंग कम हो गई है। और ये भी तो आपने देखा ही कि ज़्यादा रिज़ल्ट्स आए नहीं अच्छे। कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स आए, कुछ ठीक-ठाक रिज़ल्ट्स आए, बहुत स्पेक्टेक्युलर रिज़ल्ट्स नहीं थे। और मार्केट में ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है। तो ट्रेंड हमेशा जिसको बोलते हैं स्पिल ओवर हो जाता है, तो ये ट्रेंड स्पिल ओवर हो रहा है और हमको दिख रहा है कि मार्केट नेगेटिव है। तो ये कुछ वजह थी जिनको हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब तीसरी चीज़, हमने क्या सोचा था कि हम लोग क्या करेंगे मार्केट में और क्या वो हमारे काम आया। तो हमने पिछले हफ्ते में और पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो हमको जो भी करना है शॉर्ट टर्म के लिए करना है और बहुत ध्यान से कंपनी का डेटा स्टडी करके या फिर कंपनी के बारे में स्टडी करके हम लोगों को बाइंग सेलिंग करनी है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू हमारा अभी भी इस हफ्ते भी था। अब इस हफ्ते जो हम लोग अगर डेली चार्ट देखते हैं निफ्टी का या फिर किसी भी इंडेक्स का, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस हफ्ते में हमको बाइंग सेलिंग के ज़्यादा मौके मिले नहीं, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है। और टेक्निकल एनालिसिस का थंब रूल है कि अगर मार्केट नेगेटिव है तो वहाँ पे अज़्यूम करके नहीं चलना है कि इतना गिरा है और कितना गिरेगा और जो भी है ना? तो मार्केट नेगेटिव है तो आपको बाइंग करने से तो पक्का बचना है। क्योंकि ये कलेक्टिव डिसीजन होता है, मार्केट की मूवमेंट हमेशा ही कलेक्टिव डिसीजन होता है। तो कलेक्टिव डिसीजन अगर ये है कि बाय नहीं करना है, सेल ही करना है, तो आप अकेले बाय करोगे तो उससे कुछ ख़ास फ़ायदा होगा नहीं। तो हमने ये सोच के रखा था कि शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सेलिंग करेंगे, इंडेक्स के बाहर के स्टॉक्स को देखेंगे। तो 1-2 हफ्ते पहले हमने ये भी बात की थी कि जो करंट सिचुएशन से रिलेटेड नहीं है, वहाँ पे बाइंग सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस हफ्ते में भी हमारे काम आई। और ज़्यादा हमने इस हफ्ते में बाइंग सेलिंग करने से अपने आप को रोका और रिज़ल्ट हमारे सामने है कि अच्छा है रिज़ल्ट। तो थर्सडे और फ्राइडे को कुछ शेयर्स में हम लोग बाय कर पाए। कौन से शेयर्स में बाय कर पाए? तो जो पहले से ऊपर जा रहे थे, उनमें हमने बाय करने की कोशिश की। तो जो पहले से ऊपर जा रहे थे, फिर बाद में थोड़ा-सा नीचे आने लग गए, उनमें हम लोग बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी अ, हम लोग एक इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे बाइंग नहीं करनी है ना?
तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपके हमेशा काम आएगा। तो ये हफ्ता नेगेटिव था, ठीक है। तो इसमें तो मतलब कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो ये हफ्ता नेगेटिव था, तो लूज़र्स वीकली बेसिस पे लूज़र ज़्यादा थे, है ना। हम लोग ग्रुप ए की बात कर रहे हैं, जो बड़े बड़े और मीडियम साइज़ या लार्ज साइज़ कंपनियां हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये बाकी वाले ग्रुप की हम लोग फ़िलहाल बात नहीं कर रहे। तो ये लिस्ट देखो, ये काफ़ी लंबी है, ये लूज़र्स की लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। चलिए, तो ये अब विनर्स की लिस्ट देखते हैं। फिर से हम लोग ग्रुप ए के स्टॉक्स देखेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बढ़ता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज अ बुल ट्रेंड समवेयर, तो हमको सिर्फ पता करने की कोशिश करनी है। तो ये बहुत अच्छा डेटा होता है वीकली। तो डेली बेसिस पे लोग गेनर्स और लूजर्स देखते हैं। अब डेली बेसिस पे मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये है कि डेली बेसिस पे उस दिन कंपनी से रिलेटेड कुछ अगर न्यूज़ है तो वो अफेक्ट करती है, और उस हिसाब से आपके डेली जो गेनर्स और लूजर्स होते हैं वो बदलते हैं। वीकली या मंथली जो डेटा है वो ज़्यादा सॉलिड डेटा है, क्योंकि अगर हफ्ते भर प्राइस ऊपर जा रही है या फिर हफ्ते के एंड में प्राइस ऊपर जा रही है तो उसमें कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस है डेटा के बेसिस पे या कंपनी के बेसिस पे या फिर टेक्निकली चार्ट्स के बेसिस पे भी, जिसकी वजह से लोग बाय कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि डेली गेनर्स लूजर्स देखने के बजाय आप वीकली या मंथली देखो तो ज़्यादा आपको अच्छा डेटा वहाँ से मिलेगा। तो कुछ स्टॉक्स है जो ऊपर जा रहे हैं। तो देखो, ये क्रिसिल केयर रेटिंग्स 14% बढ़ गया, एम्बर एंटरप्राइजेस 13%, दीपक फर्टिलाइजर्स 12%, सिटी यूनियन बैंक 10% बढ़ा। और फिर काफ़ी है, छोटी सी लिस्ट है बट बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि सभी शेयर्स नीचे गए हैं। तो अब ये ऊपर जाने वाले शेयर्स में आप अगर आप देखोगे तो दो चीज़ें आपको नोटिस होगी। एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, और चार्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा। तो हम लोग कुछ चार्ट देख लेते हैं। तो केयर रेटिंग्स का चार्ट देखते हैं। तो आप देखते हो यहाँ पे ये वीकली चार्ट देखना है हमको। तो ये पहले से ही ऊपर जा ही रहा था। तो जैसे हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, कि ट्रेंड की बात करते हैं, तो कंटिन्यूटी हमेशा होती है। तो ये ऊपर जा ही रहा था तो ऊपर चला गया। उसी तरह से हम लोग कोई और भी चार्ट अगर देखते हैं, जैसे पिरामल फार्मा का चार्ट अगर देखते हैं, तो पिरामल फार्मा यहाँ पे भी वही है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो कंटिन्यूटी है कंपनी के रिजल्ट्स में भी। फिर आपको दिखेगा कि रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमने कुछ स्टॉक्स खरीदने की कोशिश की जो बढ़ रहे थे। कौन से स्टॉक्स बढ़ रहे थे, कहाँ से पता चलेगा? तो ये लिस्ट है आपके लिए कि कौन से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वीकली देखो तो ज़्यादा अच्छा है। डेली बेसिस पे तो क्या है कि उस दिन जो हुआ मार्केट में उसका असर पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म का व्यू रखा था हमने, वो काम आया। हमने इंडेक्स के बाहर बाइंग करने की कोशिश की, क्योंकि इंडेक्स ऐसा है कि इंडेक्स के साथ साथ इंडेक्स के स्टॉक्स भी ऊपर नीचे जाएंगे, वो इंडेक्स के साथ बंधे हुए हैं, कोई भी इंडेक्स हो। तो इंडेक्स के बाहर बाइंग सेलिंग करने की हमने सोची थी, तो वो व्यू हमारे काम में आया। शॉर्ट टर्म के लिए बाय करने की हमारा प्लान था, तो वो हमारे काम में आया। और इस वीक में क्योंकि नेगेटिविटी थी, तो ज़्यादा बाइंग सेलिंग करने की हमने कोशिश नहीं की। लेकिन थर्सडे फ्राइडे को कुछ स्टॉक्स में बाइंग हुई, और कैसे बाइंग हम लोग कर सकते हैं इसके बारे में भी हम लोग अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो अगले हफ्ते में क्या करेंगे? तो अगला हफ्ता क्या करना है, तो कुछ चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो आपको लीवरेज अवॉइड करना है। मार्केट अभी फ़िलहाल ऐसा है नहीं कि आप कर्ज़ा लेके पैसा डालो और फिर आपको डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा सब्र रखो, अपना पैसा डालो। अब उससे क्या होगा, अपने पैसे का फ़ायदा ये होता है कि अगर 2-3 दिन वो स्टॉक नीचे चला भी गया आपका अब जब नेगेटिव ट्रेंड होता है या नेगेटिव सेंटिमेंट होता है, तो उस टाइम पे कभी-कभी
कुछ दिन के लिए एनालिसिस काम नहीं करता है, ना वो टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, ना वो फंडामेंटल एनालिसिस काम करता है। इर्रेशनली स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं, भले ही वो जाने की कोई वजह ना हो, बट वो जा सकते हैं। अब ऐसे में क्या करेंगे? तो ऐसे में अगर लीवरेज आपने अवॉइड किया है, आपका खुद का पैसा है, तो आपकी स्टेइंग पावर बढ़ जाती है। आपको किसी को पैसा वापस करना नहीं है, तो आपकी स्टेइंग पावर बढ़ जाती है, तो टेंशन कम होगी, रात को नींद अच्छी आएगी। दूसरा क्या करना है, तो बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करो, मतलब हीरो बनना नहीं है। आपको सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में पॉपुलर नहीं होने की ज़रूरत है। तो देखो मैंने एग्जैक्ट 100 पे बाय किया, 100 का उसका लो था, देखो मैं कितना होशियार हूँ। तो आप तो होशियार हो ही, सब लोग होशियार है, बट बॉटम ढूंढने की कोशिश मत करो। लेट द प्राइस गो अप एंड देन स्टार्ट बाइंग। हर चीज़ में यही एक कॉमन फंडा होता है। फिर वो खरीदो जो अभी पहले से ऊपर जा रहा है। तो अभी हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात भी की, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ डेटा स्टडी कर रहे हैं, है ना। वीकली गेनर्स का चार्ट देखिए, तो पहले से ही ऊपर जा रहे थे। तो वीकली गेनर्स ऐसे ही आसमान से नहीं टपकते, तो पहले से ही ऊपर जा रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी होती है, तो वो देखना है। फिर क्या करना है, उनको बाय करो जो इसके बाद भी ऊपर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो ऊपर जा रहे थे तो ऊपर जा रहे थे, तो गवर्नमेंट स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे थे, रेलवे स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे थे, डिफेंस स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे थे। तो वो क्राइटेरिया मत रखो कि ये पिछले 6 महीने से ऊपर जा रहा था तो ये अभी ऊपर जाएगा। इसके बाद क्या ऊपर जाएगा उसके बारे में फोकस रखो। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो फिर आपको कंपनी के बारे में पता करना पड़ेगा। तो कंपनी में कुछ स्पेसिफिक न्यूज़ या कुछ ऐसा होगा, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको पता चलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इज़ अबाउट द कंपनी, है ना। कंपनी अगर अच्छी है, कंपनी में न्यूज़ अच्छी है, शॉर्ट टर्म में कुछ अगर उनको प्रॉफिट होने वाला है, तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। ऐसे ही अपने आप कोई आएगा और स्टॉक्स को बाय करेगा, ये कुछ दिनों तक चलेगा, ये हर बार नहीं चलता है। अब इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं, तो क्योंकि इंडेक्स सब सब चीज़ों को हिलाता है ना, तो हम लोग इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो निफ्टी के डेली चार्ट में आप में से काफ़ी लोगों ने ये हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न तो पक्का देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अब देख लिया है। तो ये पहला शोल्डर है, ये दूसरा शोल्डर है, और ये बड़ा सा हेड है, जिसका ब्रेकडाउन हो गया इसी हफ्ते में आया, ट्यूसडे को। खास करके थर्सडे के बाद से ये कंफर्म होना चालू हो गया था। तो ये है। अब इसका डेटा आपको दिखेगा कि ये इसमें काफ़ी लंबी मूवमेंट आ सकती है। तो ये इतनी लंबी मूवमेंट आपकी नीचे भी आ सकती है। तो ये तो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कैलकुलेशन है। तो 23,400 500 तक का डाउन मूवमेंट आ सकता है, जो यहाँ से भी नीचे है। अब ये वाला एक्सपायरी वीक है, मंथली एक्सपायरी वीक है। तो मंथली एक्सपायरी वीक में ये चीज़ें ज़्यादा, ट्रेंड जो होती है वो ज़्यादा हावी हो जाती है। ख़ास करके एक्सपायरी वीक में जो करंट ट्रेंड होती है वो ज़्यादा हावी हो जाती है। तो हो सकता है यहाँ पे वीकली में अभी तक कुछ ऐसा बहुत बढ़िया वाला नेगेटिव चार्ट पैटर्न बना नहीं है। तो अगला वीक बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है। अगले वीक में फिर से, क्योंकि रिजल्ट्स है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, तो अगर आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहते हो जिसका रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि कंपनी का डेटा ही है जो प्राइस को हिलाता है। टेक्निकल एनालिसिस तो उसके साथ साथ चलता है, टेक्निकल एनालिसिस उसके आगे नहीं चल सकता है। तो कंपनी का डेटा ही है जो प्राइस को हिलाता है ना। कुछ दिनों के लिए हो सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे इररेशनल प्राइस मूवमेंट हो जाए, बट टेक्निकल एनालिसिस फाइनली इट कम्स टू टर्म्स विद द कंपनी डेटा। तो कंपनी का डेटा चेक करो। तो कंपनी स्पेसिफिक ही काम रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए ही बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। लीवरेज को अवॉइड ही करना है, और फास्ट रिटर्न्स की अपेक्षा नहीं रखनी है। तो हो सकता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, कि सेंटिमेंट वीक होता है या फिर मार्केट में नेगेटिविटी होती है, तो उसके चलते स्टॉक्स इर्रेशनली गिरे, और अगर ये स्टॉक्स इर्रेशनली गिरेंगे तो हो सकता है कि आपने जो बाय किया है वो तुरंत ना बढ़े। तो जो जो पिछले कुछ सालों से हो रहा था,
शायद वो इस हफ्ते में ना हो कि आपने बाय किया और दूसरे ही दिन तीसरे दिन स्टॉक फटाक से अपर सर्किट लगा है। ये अब थोड़ा सा आपको ये एक्सपेक्टेशंस थोड़े से टोन डाउन करने पड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने खुद के पैसे यूज़ करो। एनालिसिस तो आप अच्छा करोगे ही, क्योंकि आपका पैसा है तो ऑब्वियसली आप उसको खोना नहीं चाहते हो। तो तैयारी तो आप अच्छे से करोगे, लेकिन लीवरेज अवॉइड करो और फटाफट पैसे की उम्मीद में बाइंग सेलिंग मत करो। बॉटम मत ढूंढो, जब प्राइस ऊपर जाएगी तब बाय करो। जो ऊपर जाने वाला है वो बाय करो, और जो अभी फ़िलहाल ऊपर जा रहा है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी रखो। तो ये आपको करना है, या फिर ये हम लोग करने वाले हैं इस हफ्ते में। तो ये था इस हफ्ते का हमारा वीक दैट वॉच का सेशन। तो होपफुली ये आपके काम आया होगा। आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, या फिर कुछ नई चीज़ें आपको पता चली होगी, या फिर कुछ चीज़ें रिफ़्रेश हुई होगी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कभी-कभी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। तो इसमें कुछ चीज़ें रिफ़्रेश भी हो जाती है। तो होपफुली ये आपके काम आया होगा। तो अगले हफ्ते दिवाली है, तो अगले हफ्ते में हम लोग जब मिलेंगे तो वी विल बी इन द मिडल ऑफ दिवाली। तो आपको सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली एडवांस में। अगले हफ्ते में, अगले वीकेंड में हम लोग फिर से मिलेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि ये हफ्ता कैसा गया, हमने क्या प्लान किया था, हमने मार्केट को कैसे टैकल किया। क्योंकि मार्केट में क्या होने वाला है ये हमको पता नहीं है। हम लोग प्लान बना सकते हैं और मार्केट को उस हिसाब से टैकल करने की कोशिश कर सकते हैं, और फिर वीकेंड को हमने जो प्लान बनाया था उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अगला जो वीक है उसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहे। और फिर हम लोग फिर बिज़ी नहीं रहते, हम लोग हमारा काम साइड बाय साइड चल सकता है, और हमारा ट्रेडिंग भी साइड बाय साइड चल सकता है। ये दोनों चीज़ें हम लोग पैरेलली चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो इसको आप पक्का अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो नॉलेज बाँटने से बढ़ता है। तो हमारा हमेशा कोशिश ये रहती है कि न प्रैक्टिकल और न डिसिप्लिन और प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर्स कैसे तैयार हो। तो ये उसी का एक पार्ट है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीकेंड पे दोबारा से मिलेंगे। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, और फिर से एक बार हैप्पी दिवाली एडवांस में।